Hello students, this is our lecture 1 on chapter 2 Units and Measurement. We already have completed our chapter 1 Physical World. I think now all of you have understood the definition of science as well as the meaning of physics, its scope and the fundamental forces present in nature. Now we start our discussion on units and measurement. This unit basically tells us about the measurement of physical quantities, not only the measurement of physical quantities but also their units. So first we try to know the meaning of physical quantities. Physical quantities are those quantities which can be measured directly or indirectly. फिजिकल क्वांटिटीज़ वे क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मेजर किया जा सकता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. नाउ द क्वेश्चन इज कि डायरेक्ट मेजरमेंट क्या है और इनडायरेक्ट मेजरमेंट क्या है. डायरेक्ट मेजरमेंट का मतलब है जैसे कि हमें किसी रॉड का लेंथ मेजर करना है, हाइट मेजर करना है, ब्रेड्थ मेजर करना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसी रॉड की मेजर करनी है तो सीधे स्केल लिया और स्केल से हमने मेजर कर लिया, या इंच टेप लिया उससे मेजर कर लिया. या फिर जैसे हम किसी दुकान पर गए, सब्जी लेने गए कि 1 किलो आलू देना है जी, 1 किलो उस दुकानदार ने, सब्जी के दुकानदार ने एक तरफ एक तराजू में 1 किलो का वेट रखा और दूसरी तरफ 1 किलो आलू डाल दिए, तो ये हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट. या फिर आपने चीनी शुगर खरीदने गए, 1 किलो शुगर खरीदा तो 1 किलो शुगर आपने बोला दुकानदार को, तो दुकानदार ने एक तरफ 1 किलो का वाट रखा, वेट रखा और दूसरी तरफ शुगर रख दिया. आजकल तो डिजिटल बैलेंस आ गए हैं, मैकेनिकल बैलेंस के बजाय आजकल डिजिटल बैलेंस आ गए हैं. डिजिटल बैलेंस हमें डिजिट्स में बता देता है. हम उस पर जो भी आइटम हमें परचेज करना होता है, दुकानदार एक पॉली बैग तो अब मतलब बंद हो गए हैं, तो हम कागज़ के थैले में उस दुकानदार जो है चीनी को डालता है और लगभग 1 किलो, यदि आपको 1 किलो चाहिए तो 1 किलो डाल देता है और डिजिट उसमें आ जाता है, डिजिट हो जाता है कि हाँ 1 किलो वजन हो गया है किसका, शुगर का. तो लेंथ का डायरेक्ट मेजर, जैसे हम कपड़े वाली दुकान पर जाते हैं तो कि जी 1 मीटर कपड़ा दे दो, 2 मीटर कपड़ा दे दो, तो उनके पास 1 मीटर स्केल होता है, उसकी हेल्प से वो कपड़ा सीधे मेजर कर सकते हैं. तो जिनको सीधे मेजर किया जाता है वो डायरेक्ट मेजरमेंट होते हैं. ठीक है, जिनको सीधे मेजर किया जा सकता है वो डायरेक्ट मेजरमेंट्स होते हैं. तो वे फिजिकल क्वांटिटीज़ जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, वे क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर कर सकते हैं उन्हें फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं. तो मैंने अभी आपको डायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जाम्पल दिया. अब बात करते हैं कि इनडायरेक्ट मेजरमेंट. इनडायरेक्ट मेजरमेंट हम उस केस में करते हैं जब हमें डायरेक्ट मेजरमेंट की पॉसिबिलिटीज़ दिखाई नहीं देती हैं. जैसे कि नॉर्मली यदि हमें कोई मैक्रोस्कोपिक स्टडी करनी है या माइक्रोस्कोपिक की स्टडी करनी है, यानी हमें वेरी लार्ज डिस्टेंसेज को मेजर करना है या बहुत ज़्यादा स्मॉल डिस्टेंसेज को मेजर करना है, तो उस केस में जैसे एग्जांपल लें, जैसे अर्थ से सन की डिस्टेंस मेजर करनी है या अर्थ से मून की डिस्टेंस मेजर करनी है, तो ऐसा तो है नहीं कि आप स्केल से या इंच टेप से अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे. आपको एक स्पेशल मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा, प्रोसेस अडॉप्ट करना पड़ेगा, जिसे हम मेथड ऑफ पैरेलैक्स कहते हैं. पैरेलैक्स मेथड से हम ये काम कर सकते हैं, सन का या मून का अर्थ से डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो एक स्पेशल मेथड के जरिए हम वो लार्ज डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं. सिमिलरली यदि हमें स्मॉल डिस्टेंसेज मेजर करनी है या वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज, जैसे कि हमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है कि कितना साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल कितना बड़ा है, तो उसके लिए भी हमें स्पेशल मेथड का यूज करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि हमने स्केल लिया और मॉलिक्यूल का साइज फाइंड आउट कर लिया. भाई माइक्रो में जब वैल्यूज होती है तो हमें इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने पड़ते हैं, आप जानते हो. तो जिनका हम डायरेक्ट मेजरमेंट नहीं कर सकते, जिनको हम किसी स्पेशल प्रोसेस के जरिए मेजर करते हैं, वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट मेजरमेंट.
तो वे क्वांटिटीज जिनको हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों तरीके से मेजर कर सकते हैं उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। नंबर 1 पॉइंट तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटी का। दूसरा पॉइंट जो मैंने लिखा है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में कि क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड। वे फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटी हैं जिनके टर्म में, जिनके रूप में किसको, लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसके रूप में लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन किया जाता है, एक्सप्रेस किया जा सकता है, वे क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। अब जैसे लॉज ऑफ फिजिक्स में हम एग्जांपल लें, सर आइजैक न्यूटन ने जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, हमने चैप्टर 1 में पढ़ा F=g m1m2/r²। तो इस फॉर्मूले में जो F है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, कैपिटल G इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 m2 आर मासेज एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मैसिव ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ इस फॉर्मूले में जो सर आइजैक न्यूटन ने दिया लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसमें फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, m1 and m2 these are the masses are also physical quantity, r distance is also a physical quantity। तो हमने क्या किया इस फॉर्मूले में F=g m1m2/r², इस फॉर्मूले में हमने लॉ ऑफ फिजिक्स जिसको हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं उसको एक्सप्रेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। वैसे ही जैसे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स पढ़ा था उसमें हमने कूलाम फोर्स की बात की थी, F=k(q1q2/r²। तो यहाँ पर F इज ए फिजिकल क्वांटिटी फोर्स, K इज ए कूलाम कांस्टेंट इज ए फिजिकल क्वांटिटी, Q1 Q2 ये चार्जेज हैं फिजिकल क्वांटिटीज हम कह सकते हैं, ठीक है। R डिस्टेंस है फिजिकल क्वांटिटी। तो जिन फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्लेन किया जा सकता है वो फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशन क्या हो गई, फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज हैं जो नंबर 1 डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर की जा सके। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है, नंबर 1 पॉइंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मेजर किया जा सकता है। और दूसरा पॉइंट क्या है, वे क्वांटिटीज जिनके टर्म में, जिनके रूप में हम क्या लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, वे क्वांटिटीज जिनके हेल्प से हम किसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। यानी जिन क्वांटिटीज की टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, लिखा जा सकता है, एक्सप्लेन किया जा सकता है, डिस्क्राइब किया जा सकता है, ये क्वांटिटीज, ऐसी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। तो ये दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी लिख दिया है, देख लेते हैं फिर भी एक बार। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, हाइट, ब्रेड्थ ऑफ एनी रॉड यूजिंग ए स्केल एटसेट्रा। किसी रॉड की लेंथ का, हाइट का, ब्रेड्थ का मेजरमेंट स्केल के द्वारा जो हम करते हैं ये मेजरमेंट एक डायरेक्ट मेजरमेंट कहलाता है। और द मेजरमेंट ऑफ वेट ऑफ शुगर, दाल एटसेट्रा एट ए शॉप यूजिंग वेट्स विद द हेल्प ऑफ बैलेंस ऑल्सो एग्जाम्पल्स ऑफ किसके, डायरेक्ट मेजरमेंट के एग्जाम्पल हैं। देन measurement of distances of any distant object like distance of moon, sun etc from the earth are example of indirect measurement। क्योंकि अर्थ से सन का डिस्टेंस, अर्थ से मून का डिस्टेंस, ये सब हमें फाइंड आउट करना है तो हमें एक स्पेशल मेथड को फॉलो करना होता है और ऐसे मेजरमेंट्स को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट मेजरमेंट कहते हैं। जैसे कि मेथड ऑफ पैरेलैक्स हम यूज करते हैं जनरली, सन का डिस्टेंस जब अर्थ से निकालना होता है या मून का डिस्टेंस जब अर्थ से निकालना होता है। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंसेज, स्मॉल डिस्टेंसेज का मेजरमेंट भी, जैसे कि साइज ऑफ मॉलिक्यूल हमें मेजर करना है, ऑल्सो रिक्वायर्स ए स्पेशल मेथड, इसके लिए भी एक स्पेशल मेथड की जरूरत होती है। देयरफॉर इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट मेजरमेंट, इसलिए ये भी एक इनडायरेक्ट मेजरमेंट का एग्जाम्पल है, ठीक है। अब जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया कि क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया है। एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज in terms of which laws of physics can be expressed, for example law of gravitation given by Sir Isaac Newton, F=g m1m2/r², right? Here F is force and it is a physical quantity, capital G is gravitational constant, masses m1 m2, distance small r, are all are physical quantities, सभी क्या हैं, ये physical quantities हैं। in terms of these physical quantities, in terms of these above physical quantities, law of gravitation given by Isaac Newton, Sir Isaac Newton can be expressed।
किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, F इज इक्वल टू Gm1m2/r²। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या क्या है फिजिकल क्वांटिटीज के, जैसे अभी मैंने बताया मास इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डिस्टेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फोर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी, स्पीड, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एक्सिलरेशन, टेम्परेचर, ये सब फिजिकल क्वांटिटीज के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज में मास है, लेंथ है, डिस्टेंस है, स्पीड है, टेम्परेचर, फोर्स, एक्सिलरेशन एटसेट्रा, बहुत सारी हो सकती है फिजिकल क्वांटिटी। तो आई थिंक आपको मीनिंग क्लियर हुआ होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज हैं जिनको डायरेक्टली, नंबर एक, जिनको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, और नंबर टू, जिन क्वांटिटीज की टर्म में लॉज ऑफ फिजिक्स को एक्सप्रेस किया जा सकता है, ऐसी क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। जानते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं। देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की यदि हम बात करें तो दो टाइप की होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं, बेसिक क्वांटिटीज भी कहते हैं, ठीक है। तो दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज हैं, एक तो है फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी क्वांटिटीज हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज में पहला पॉइंट देखिए, कौन सी क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज होंगी? जो कि डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। वे क्वांटिटीज जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं, डू नॉट डिपेंड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। डू नॉट हैव एनी रिलेशन विद अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ऑब्वियसली जब दूसरी फिजिकल क्वांटिटी पर कोई फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड नहीं करेगी तो उसका उसके साथ कोई रिलेशन ही नहीं होगा। ऑल्सो नॉन एज बेस क्वांटिटी, और इनको हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। किनको? फंडामेंटल क्वांटिटीज को। फंडामेंटल क्वांटिटीज एक तरह से हम कह सकते हैं कि इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज होती हैं, जिनका दूसरे से कोई रिलेशन नहीं होता, जो कि दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती हैं। अब 7 बेस क्वांटिटीज हैं हमारे पास। एग्जाम्पल्स जो हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के, कितनी बेस क्वांटिटीज हैं, कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? 7। अब 7 में पहला है जैसे मास। मास को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता ना, तो मास का दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, रिलेशन नहीं है, ये दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है मास। तो मास इज ए बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी। सिमिलरली लेंथ का भी कोई रिलेशन नहीं है दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से, ना लेंथ को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो लेंथ इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम इज ऑल्सो ए फंडामेंटल क्वांटिटी। टेम्परेचर is also a fundamental quantity. Luminous intensity is also a fundamental quantity. Electric current is also a fundamental quantity. Amount of substance is also a fundamental quantity. तो mass, length, time, temperature, luminous intensity, electric current, amount of substance, ये सब बेस क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। तो इनको याद रखना है आपको। कितनी बेस क्वांटिटीज हैं? 7। नंबर 1 मास, नंबर 2 लेंथ, नंबर 3 टाइम, नंबर 4 टेम्परेचर, नंबर 5 ल्यूमिनस इंटेंसिटी, नंबर 6 इलेक्ट्रिक करंट एंड नंबर 7 इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो वे क्वांटिटीज जिनका दूसरी क्वांटिटीज से कोई रिलेशन नहीं होता, वे क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, इन्हें हम फंडामेंटल या बेस क्वांटिटीज कहते हैं। एग्जाम्पल क्या क्या है? मास, लेंथ, टाइम, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दूसरी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? डिराइव्ड क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी जिनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव किया जाता है वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती है। इसका मतलब ये हुआ कि डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में लिख सकते हैं, यानी इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव्ड क्वांटिटीज कैन बी रिटन। डिराइव्ड क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में लिखा जा सकता है, ये क्लियर है। तो क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटी। नाम से ही पता चल रहा है, जो कि डिराइव की गई हैं, जिनको निकाला गया है किसी और क्वांटिटी की हेल्प से, और वो क्वांटिटी कौन सी है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। जैसे कि वेलोसिटी। अब वेलोसिटी को कैसे हम डिराइव्ड क्वांटिटी कह रहे हैं? देखिए बेटा, वेलोसिटी
की मैं बात करूं, वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है जानते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। 9th क्लास में हमने पढ़ा है, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट किसको बताता है, बेसिकली डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को बताता है, और टाइम 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 तो बेस क्वांटिटी है ही, और डिस्प्लेसमेंट कौन सी बेस क्वांटिटी में आता है, लेंथ में आता है। डिस्प्लेसमेंट कौन सी बेस क्वांटिटी में आएगा, लेंथ में आएगा। ये लेंथ को बताएगा, तो लेंथ को ही तो बताएगा। डिस्प्लेसमेंट भाई 5 किलोमीटर है या 10 किलोमीटर है, ये किसको बताएगा, बेसिकली लेंथ को। तो ये डिस्प्लेसमेंट कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज है, लेंथ है। और टाइम तो ऑब्वियसली ये तो फंडामेंटल क्वांटिटी है ही। तो हमने ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी को देखिए, ये मैंने लेंथ लिख दिया, टाइम मतलब टाइम तो टाइम ही है सॉरी। तो वेलोसिटी को हमने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी वेलोसिटी को लेंथ और टाइम, ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज का यूज करके हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। वैसे ही दूसरा डिराइव्ड यूनिट है, डिराइव्ड क्वांटिटी है स्पीड। स्पीड को क्या लिखते हैं हम, सॉरी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे लिखते हैं। स्पीड को क्या लिखते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या है, लेंथ है। डिस्टेंस क्या है बेटा, लेंथ है। और टाइम, ये टाइम, लेंथ और टाइम, यानी डिस्टेंस एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन स्पीड कैसी हो गई, डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, क्योंकि इस स्पीड को किसकी हेल्प से डिराइव किया गया है, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से डिराइव किया गया है स्पीड को, डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से। डिस्टेंस जिसको लेंथ कहते हैं, टाइम तो है ही। ठीक है, वैसे ही वेलोसिटी क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी को डिराइव किया गया है दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से, एक तो डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम। डिस्प्लेसमेंट तो लेंथ हो गया और टाइम हो गया। ठीक है, वैसे ही फोर्स, एक्सिलरेशन की बात कर लो पहले, चलो। एक्सिलरेशन भी आपने पढ़ा है 9th क्लास में। एक्सिलरेशन क्या होता है, एक्सिलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ऐसे ही लिखते हो ना। फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी को लिखते हो v, और इनिशियल वेलोसिटी को u लिखते हो, और टाइम को t लिखते हो, और एक्सिलरेशन को a से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ही तो लिखते थे। तो अब ये जो वेलोसिटी आया, चेंज इन वेलोसिटी, जो ऊपर ये वेलोसिटी तो है, अब वेलोसिटी को हमने ऊपर क्या लिखा, वेलोसिटी को फर्दर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा जा सकता है। तो इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म में लिखा जा सकता है, और टाइम तो फंडामेंटल है ही, है या नहीं। तो एक्सिलरेशन भी क्या किससे मिलकर के बना हुआ है, कई सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बना है। तो एक्सिलरेशन एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ। क्यों डिराइव्ड क्वांटिटी है एक्सिलरेशन, बिकॉज दिस एक्सिलरेशन इज डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। और कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे कि टाइम है, और जैसे ऊपर वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होती है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम, इन दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से एक्सिलरेशन जो फिजिकल क्वांटिटी है उसको लिखा गया है। सो ये एक्सिलरेशन क्या हो गई, एक डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई। सिमिलरली यदि हम बात करें, जैसे फोर्स की बात करें, अब फोर्स आप जानते हो सब, फोर्स क्या होता है बेटा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सिलरेशन होता है या नहीं, मास इनटू एक्सिलरेशन। अब मास तो ऑलरेडी क्या है, मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल यूनिट में क्वांटिटी में आता है, मास तो ऑलरेडी फंडामेंटल क्वांटिटी में आता है, देखिए। ठीक है, और जब मास फंडामेंटल क्वांटिटी है तो एक्सिलरेशन भी, अभी तो हमने देखा कि एक्सिलरेशन भी किससे मिल करके बना हुआ है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से, दो फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बना है कौन, एक्सिलरेशन। तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी ऑलरेडी है, और एक्सिलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बना है। तो फोर्स भी क्या हुआ, डिराइव्ड यूनिट हुआ, क्योंकि इसको कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के बनाया गया है, एक तो हो गया मास, और एक्सिलरेशन दो से मिलकर के बना हुआ था, डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। तो मास, डिस्प्लेसमेंट और टाइम, ठीक है, तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज से मिलकर के ये फोर्स यानी डिराइव्ड क्वांटिटी बनी हुई है। फोर्स इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी। वैसे ही मोमेंटम की यदि मैं बात करूं, लास्ट जो एग्जांपल हमने दिया हुआ है मोमेंटम, तो मोमेंटम भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। कैसे, मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, मास इनटू वेलोसिटी,
ये लिखते हैं लीनियर मोमेंटम, लिखा था हमने, ठीक है। 9th क्लास में ये भी हमने पढ़ा है कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में, ठीक है। तो मास इनटू वेलोसिटी, मास एक क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास क्या है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, अभी हमने देखा एग्जाम्पल में, देखिए ये फंडामेंटल क्वांटिटी है मास। और वेलोसिटी के बारे में तो ऊपर हमने देख लिया, वेलोसिटी एक डिराइव्ड यूनिट है जो कि दो फंडामेंटल यूनिट डिस्प्लेसमेंट और टाइम से मिलकर के बनी है। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम दो फंडामेंटल यूनिट से बनी है, और मास ऑलरेडी एक फंडामेंटल यूनिट है। तो मोमेंटम भी कितनी फंडामेंटल यूनिट से बना, क्वांटिटी से मिलकर बना है। मास एक हो गया, वेलोसिटी में दो फंडामेंटल क्वांटिटी इन्वॉल्व हैं, एक डिस्प्लेसमेंट और एक टाइम। तो यानी मोमेंटम तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज के सहयोग से मिलकर के बना है। तो मोमेंटम को जो है डिराइव किया गया है तीन फंडामेंटल क्वांटिटीज से, तो मोमेंटम भी एक क्या हो गया, डिराइव्ड यूनिट हो गया, ठीक है, या डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया, सॉरी। मोमेंटम इज ऑल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो डिराइव्ड क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, ये दो क्वांटिटी मैंने आपको बताई। फंडामेंटल क्वांटिटी के बारे में मैंने आपको बताया कि जो दूसरे क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं और जिनका दूसरे क्वांटिटीज के साथ कोई रिलेशन नहीं होता है, इन्हें हम बेस क्वांटिटी कहते हैं। साथ हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव करते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, एक भी इन्वॉल्व हो सकती है। तो दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज के इन्वॉल्वमेंट से हम क्या बना लेते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटी बना लेते हैं। तो क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज आर नोन एज डिराइव्ड क्वांटिटीज। एग्जांपल क्या है, जैसे वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे हमने देखा कि कैसे वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, स्पीड कैसे डिराइव्ड क्वांटिटी है, एक्सीलरेशन को हमने देखा कि इट इज ऑल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटी, फोर्स इज ऑल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटी, मोमेंटम इज ऑल्सो ए डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। तो ये दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में मैंने आपको बताया, आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है कि मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हमने अभी डिस्कस की कि दो टाइप की होती हैं, एक तो है फंडामेंटल क्वांटिटी और एक है डिराइव्ड क्वांटिटी। अब इनको मेजर कैसे किया जाए, क्या करना है, अब हमें मेजर करना है। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर अकम्पेंड बाय ए यूनिट। ये जो मेजरमेंट है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम मेजर करते हैं तो उसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, एक न्यूमेरिकल मेजर होता है, ठीक है, जिसको हम नंबर कहते हैं, और एक होता है यूनिट। इन दो के कॉम्बिनेशन से मेजरमेंट होता है किसका, फिजिकल क्वांटिटीज का। सो फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ नंबर एंड यूनिट। एक तो नंबर इन्वॉल्व होता है इसमें और एक यूनिट इन्वॉल्व होता है। सो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को का मेजरमेंट कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर, जो कि क्या है, न्यूमेरिकल मेजर होता है, अकम्पेंड बाय ए यूनिट। और इस नंबर के साथ में कौन होता है, अकम्पेंड मतलब साथ में होता है कौन, यूनिट। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर अकम्पेंड बाय ए यूनिट, ठीक है। या फिर कहें इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपेरिजन, इट इज ए प्रोसेस, दूसरा डेफिनेशन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज का, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। ये एक कंपैरिजन का प्रोसेस है, किसको कंपेयर करना है, ऑफ द गिवन क्वांटिटी, गिवन क्वांटिटीज को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइम, ऑफ द सेम टाइम कॉल्ड इज यूनिट, जो कि इसका यूनिट कहलाता है। यानी देखिए कुछ फिजिकल क्वांटिटीज स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका कुछ यूनिट होता है, ठीक है। उसके साथ जब हम दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं सेम उसी तरीके से जो यूनिट उस स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी का है, तो उसे हम मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, पहले उससे समझ में आएगा। जैसे आप किसी दुकान पर गए, ऑयल परचेज करने गए, तो ऑयल को जो दुकानदार है वो आपको कैसे देगा, लीटर में देगा, क्योंकि लीटर इज द स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। और यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है ऑयल का, भाई ये लिक्विड है तो लिक्विड किस में मेजर किया जाता है, लीटर में। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया ऑयल का, लीटर हो गया।
तो आपको वो ऑयल जो देगा दुकानदार वो कैसे देगा, 1 लीटर में या 2 लीटर देगा या 3 लीटर देगा, ठीक है, लीटर में देगा। ऐसे तो नहीं देगा ना कि 1 किलो तेल देना जी, 2 किलो तेल देना। 1 किलो तेल 2 किलो, ये गलत है। हम शुगर को बोलते हैं कि 1 किलो शुगर देना, 2 किलो शुगर देना, लेकिन यदि हम कहें कि 1 किलो दूध देना तो ये बोलना गलत होता है। हम दूध का स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया, मिल्क। मिल्क क्या है, लिक्विड है। मिल्क लिक्विड है। मिल्क क्या है, लिक्विड है। तो उसका स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी क्या हुआ, मिल्क का स्टैंडर्ड यूनिट क्या हुआ, लीटर होगा लिक्विड के लिए, ठीक है। तो 1 लीटर दूध देना, 2 लीटर दूध देना, इस तरीके से। जैसे आप किसी सब्जी की दुकान पर आलू खरीदने गए तो शॉपकीपर क्या पूछेगा कि कितना किलो आलू चाहिए भाई, 1 किलो चाहिए, 2 किलो चाहिए, तो आप कहेंगे जी 1 किलो चाहिए। तो वो तराजू में एक तरफ 1 किलो का बांट रखेगा और दूसरी तरफ दूसरे जो पैन में क्या रखेगा, आलू रखेगा और 1 किलो आलू आपको तोल के दे देगा। तो हमने यहाँ पर क्या किया, कंपेयर किया है। यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है किसका, पटाटो का। पटाटो के वजन का कंपैरिजन हो रहा है कि पटाटो का जो वजन है 1 किलो, पटाटो का वजन है जो 1 किलो, उसको कंपेयर किया कि जो सॉलिड है उसको किस में मेजर किया जाता है, किलोग्राम में। जैसे ऑयल है उसको किस में मेजर किया जाता है, लीटर में। भाई ऑयल लिक्विड है तो ऑयल लिक्विड है तो उसको लीटर में मेजर किया जाता है। तो लीटर में मेजर करेंगे तो ऑयल को, तो क्या हो जाएगा, ऑयल इज स्टैंडर्ड यूनिट। किसका, ऑयल का स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो गया, व्हाट इज द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ ऑयल, लीटर। तो लीटर में हम उसको मेजर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी हमेशा स्टैंडर्ड यूनिट के साथ किया जाता है। किसके साथ, स्टैंडर्ड यूनिट के साथ कंपैरिजन करके किया जाता है। हाउ कैन बी मेजर फिजिकल क्वांटिटी, बाय कंपेयरिंग द फिजिकल क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड अमाउंट और स्टैंडर्ड यूनिट। तो इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द सेम टाइम और स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड यूनिट या स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी के साथ कंपेयर करके हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है बेटा। जैसे ऊपर वाला डेफिनेशन क्या कह रहा है, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर अकम्पेंड बाय यूनिट। नंबर क्या हो गया कि जैसे आपको 1 लीटर ऑयल परचेज किया आपने, तो 1 तो हो गया नंबर, और लीटर क्या हो गया बेटा, यूनिट हो गया। लीटर क्या हो गया, यूनिट हो गया, और 1 क्या हो गया, नंबर हो गया। तो नंबर इंटू यूनिट, नंबर इंटू यूनिट दोनों इन्वॉल्व है ना, नंबर इज अकम्पेंड बाय यूनिट। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय नंबर अकम्पेंड बाय यूनिट। जैसे 2 किलो चीनी, 2 किलोग्राम चीनी है तो 2 क्या हो गया, नंबर हो गया, और किलोग्राम क्या हो गया, यूनिट हो गया। जैसे 5 किलोग्राम मैंगो लिया आपने, 5 किलो मैंगो ले लिए, तो 5 क्या हो गया, नंबर हो गया, और किलोग्राम क्या हो गया, यूनिट, ठीक है। अब आप यदि कहेंगे जी 5 मैंगो दे दो, तो वो 5 मैंगो उठा के देगा आपको, 5 मैंगो का वजन करेगा। लेकिन यदि आप कहेंगे कि 5 किलोग्राम मैंगो दे दो, तब वो समझेगा कि हाँ इसको 5 किलोग्राम मैंगो चाहिए। जब आप किसी दुकान पर जाते हो तो कोई भी जब फिजिकल क्वांटिटी का नाम लेते हो तो उसको यूनिट के साथ बोलते हो। जैसे आप यदि दूध परचेज करने जाते हो, तो दूध परचेज करने जाते हो तो दुकान पर जाके क्या बोलोगे कि 1 लीटर दूध देना, 2 लीटर दूध देना या 3 लीटर देना। आप ऐसे तो नहीं कहोगे कि भाई 2 लीटर देना। भाई दुकानदार कहेगा 2 लीटर क्या देना, ठीक है। या फिर आपने कह दिया कि 2 देना, अब 2 क्या देना, 2 क्या देना, दुकानदार तो कंफ्यूज हो जाएगा कि क्या 2 चाहिए, 2 चांटे चाहिए क्या, ठीक है, या 2 टॉफी चाहिए, ठीक है, या फिर 2 आलू चाहिए, या 2 आपको प्याज चाहिए, या फिर 2 आपको कोई कुरकुरे के पैकेट चाहिए, 2 क्या चाहिए, 2 पेन चाहिए, 2 कॉपी चाहिए, ठीक है बेटा। तो आपको 2 के साथ क्या बोलना पड़ेगा, यूनिट बोलना पड़ेगा, और नेम बोलना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी का कि अंकल मुझे 2 पेन चाहिए, ठीक है, या 2 लीटर मिल्क मेरे को दे दीजिए, ठीक है, या फिर मुझे 2 किलो चीनी दे दीजिए। तो जब तक आप नहीं बोलेंगे कि चीनी दे दो, तो कितना दे दो, 2 दे दो, क्या 2 दाने दे दो, 2 दाने नहीं, 2 किलो चीनी दे दो, ठीक है, 2 किलो, यानी किलो क्या हो गया उसका, यूनिट हो गया, और 2 क्या हो गया, नंबर हो गया। तो मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर अकम्पेंड बाय ए यूनिट। या फिर मैंने आपको जैसे बताया कि इट इज ए प्रोसेस, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ द गिवन क्वांटिटी विद स्टैंडर्ड यूनिट और स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। ये मेजरमेंट, यानी बिना यूनिट के आपको कोई यदि बोलोगे तो समझ में नहीं आएगा। तो यूनिट इज इक्वली इम्पोर्टेंट।
जैसे कि न्यूमेरिकल वैल्यू इंपॉर्टेंट है, नंबर इंपॉर्टेंट है, वैसे यूनिट इंपॉर्टेंट है। आप यदि दुकान पर जाकर के यूं बोलोगे कि लीटर दूध देना, अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, लीटर दूध देना, कितना लीटर देना भाई, तो नंबर नहीं बोला आपने, तो नंबर नहीं बोलोगे तो यूनिट इनकम्प्लीट है। और यदि आप कहोगे कि 2 दूध देना, तो तब भी वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि 2 के साथ आपको यूनिट बोलना पड़ेगा कि 2 लीटर दूध देना। और यदि आप कहते हो कि 2 लीटर देना, तब भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि 2 लीटर क्या देना, दूध देना है, या तेल आपको खरीदना है, दूध खरीदना है, या कुछ और खरीदना है, तो आपको नाम भी बताना पड़ेगा फिजिकल क्वांटिटी का, यूनिट भी आपको। हालांकि यूनिट से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है, यूनिट से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। जैसे कि आपने कहा कि 1 किलोग्राम बनाना दे दो जी, अब जैसे कई जगह तो डजन में चलता है कि 1 डजन बनाना दे दो। अब आपसे कहेंगे, जब जहाँ डजन में चल रहा है ना बेटा, जब आप कहेंगे कि 6 बनाना दे दो, तो वो समझ जाएगा कि आपको हाफ डजन बनाना चाहिए, ठीक है। या यदि आपको 12, आपने कहा कि 12 बनाना दे दो, तो जहाँ डजन में इसको सेल किया जाता है, तो वहाँ तो समझ जाएंगे कि 12 डजन दे दो। लेकिन जहाँ किलो में सेल किया जाता है बनाना को, वहां पर आपको बोलना ही पड़ेगा कि 2 किलो दे दो, या 1 किलो दे दो, या हाफ केजी दे दो, ये बोलना ही पड़ेगा। तो नंबर अकॉम्पेंड बाय ए यूनिट, इस तरीके से एक्सप्रेस किया जाता है फिजिकल क्वांटिटीज को। ध्यान रखिएगा, मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर अकॉम्पेंड बाय ए यूनिट, ठीक है। या फिर इट इज ए प्रोसेस of comparison of the given quantity with standard amount of the physical quantity of the same time, ठीक है, सेम टाइप, सॉरी। चलिए इससे नेक्स्ट में हम बात करते हैं। नेक्स्ट है, नाउ वी वांट टू एक्सप्रेस द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को, आपने फिजिकल क्वांटिटी मेजर कर लिया, अब आपको वो एक्सप्रेस करना है कि कैसे लिखें उस फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट को। टू एक्सप्रेस मतलब लिखना है, हमें एक्सप्रेस करना है किसको, मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी को। जो फिजिकल क्वांटिटी आपने मेजर की है उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए, तो अभी मैंने डेफिनेशन में ही बताया कि नंबर और यूनिट, तो दोनों बातें यहाँ पे ही आ जाएंगी। ये 2 बातें जरूरी हैं कि भाई एक तो नंबर चाहिए, जैसे मैं डेफिनेशन को दोबारा दिखाता हूँ आपको, इट इज एक्सप्रेस्ड बाय ए नंबर अकॉम्पेंड बाय ए यूनिट। तो ये दोनों जरूरी हैं, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए नंबर भी जरूरी है और यूनिट भी जरूरी है। तो वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नंबर 1 द न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी दैट इज एन। उस नंबर को हमने क्या कह दिया, एन। एन क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है या मैग्नीट्यूड है। और दूसरा क्या है, द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, यू। यू इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो नंबर भी चाहिए और यूनिट भी चाहिए, दोनों में से कोई एक नहीं है तो वो फिजिकल क्वांटिटी ठीक ढंग से एक्सप्रेस नहीं की जा पाएगी, की जा सकेगी। यदि आपको कंप्लीटली फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करना है तो इन दोनों बातों को आपको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। कौन कौन सी 2 बातें, द न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी दैट इज स्मॉल एन, एंड नंबर 2 द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी दैट इज स्मॉल यू। और लिखते कैसे हैं इसे, फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे लिखते हैं, क्यू मान लीजिए एक फिजिकल क्वांटिटी है, जरूरी नहीं है कि हम क्यू से रिप्रेजेंट करें, ये तो मैंने जस्ट एक एग्जांपल के लिए ले लिया कि फिजिकल क्वांटिटी क्यू है और इसको क्या लिखेंगे, एन इंटू यू लिखते हैं बेटा। एन इज नंबर और न्यूमेरिकल वैल्यू और मैग्नीट्यूड, और यू क्या है, यूनिट है। और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या होता है बेटा, कांस्टेंट आता है, ठीक है। यानी एन इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब जब कांस्टेंट है तो एन इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अपॉन यू आएगा, यानी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू हो जाएगा यानी जब मैं यहाँ से इसको निकालूंगा तो n इज इक्वल टू क्या लिखूंगा बेटा, कांस्टेंट अपॉन यू। और जब n इज इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन यू है तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, n इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू यू। यानी जब यूनिट लार्ज होगा तो नंबर रिड्यूस हो जाएगा, और जब यूनिट स्मॉल होगा तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा। तो u लार्ज है तो देखो n स्मॉल है, और जब u स्मॉल है तो n लार्ज है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो n इंटू यू ये कांस्टेंट रहता है। अब इसका मतलब क्या है कि n इंटू यू कॉन्स्टेंट रहता है, मतलब ये है, देखिए एग्जाम्पल से समझिए, n इंटू यू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसका मतलब क्या है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि ऑन चेंजिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट का यूनिट बदलने से इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलता, ये आप ध्यान रखिए, इंपॉर्टेंट लाइन है। ऑन चेंजिंग
बदलने पर, किसको बदलने पर? यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के यूनिट को बदलने पर उसका मैग्नीट्यूड रिमेन्स सेम, मैग्नीट्यूड सेम रहता है। जैसे 1 मीटर है बेटा, 1 मीटर बराबर कितना होता है? 100 सेंटीमीटर। क्लियर? तो 100 सेंटीमीटर भी वही चीज है जितना कि 1 मीटर है। जितना 100 सेंटीमीटर होता है उतना ही 1 मीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, बात तो एक ही है ना। तो इसमें 1 मीटर में 1 क्या है? ये नंबर है, मैग्नीट्यूड है, न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको n1 कह दिया। और m क्या है? m क्या है? यूनिट हो गया। मीटर, m क्या है? मीटर, मीटर क्या होता है? यूनिट, तो u1। भाई ये 1 क्यों लिखा है? ये एक फिजिकल एक यूनिट एक सिस्टम में हो गया, फर्स्ट यूनिट, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया। ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है तो इसके लिए 2 लिख दिया मैंने नीचे। 100 क्या है यहाँ पर? न्यूमेरिकल वैल्यू। और सेंटीमीटर क्या है? U2 यूनिट है। तो n1 u1 बराबर n2 u2 होगा, यानी मैग्नीट्यूड कभी भी बदलेगा नहीं। चाहे आप 1 मीटर बोलो चाहे आप 100 सेंटीमीटर बोलो, दोनों एक ही बात है। तो हमने यहाँ पर यूनिट बदल दी, यहाँ मीटर यूनिट है और यहाँ 100 सेंटीमीटर है, लेकिन उसका सेंस नहीं बदला। फिजिकल क्वांटिटी उतनी अमाउंट में रही, अमाउंट नहीं बदला ना, अमाउंट तो वही है 1 मीटर। भाई 1 मीटर बोलो या 100 सेंटीमीटर बोलो, बात तो एक ही है। तो अमाउंट कांस्टेंट रहता है, n1 इंटू u1 इज इक्वल टू n2 इंटू u2। इसलिए ऊपर क्या लिखा था? n इंटू u इज ए कांस्टेंट। ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल लो, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। अब 1 किलोग्राम बोलो या 1000 किलोग्राम बोलो, बात तो एक ही आनी है। अब इसमें 1 किलोग्राम में 1 क्या है? n1 है, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर या फिर मैग्नीट्यूड। किलोग्राम क्या है? यूनिट है। अब 1 क्यों लिखा है? क्योंकि एक सिस्टम ऑफ यूनिट हो गया, फर्स्ट सिस्टम ऑफ यूनिट, और ये सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट है। तो सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट में ये 1000 हो गया नंबर या मैग्नीट्यूड या फिर न्यूमेरिकल वैल्यू, और किलोग्राम क्या हो गया? यूनिट, सॉरी ये ग्राम हो जाएगा, ये ग्राम लिखना है आपको। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम, GM लिखो या केवल G लिख दो ग्राम के लिए, ये करेक्ट कर लेना। 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम, तो ये ग्राम यूनिट हो गया, और 1000 क्या हो गया? न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ भी n1 इंटू u1 बराबर क्या होगा? n2 इंटू u2 होगा। आप चाहे 1 किलोग्राम बोलो चाहे आप 1000 ग्राम बोलो, एक ही बात है। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है Q, उसका n और u का मल्टीप्लीकेशन हमेशा एक कांस्टेंट होता है। n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 आता है, जो कि हमेशा एक कांस्टेंट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हैं, अभी तक हमने बात की फिजिकल क्वांटिटीज की। फिजिकल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती हैं? 2 टाइप की हमने पढ़ी। कौन कौन सी? फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज हैं जो दूसरे क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती और जिनका दूसरे क्वांटिटीज से कोई रिलेशन नहीं होता, जिन्हें हम बेस क्वांटिटीज भी कहते हैं। कौन कौन सी क्वांटिटीज फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज थी? मास, लेंथ, टाइम, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर या सिंपली टेम्परेचर कह सकते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। दूसरी क्वांटिटी मैंने आपको क्या बताई थी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। अभी यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या बताया था मैंने कि वे क्वांटिटीज जिनको 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटीज के सहयोग से डिराइव किया गया है। डिराइव्ड क्वांटिटीज आर क्वांटिटीज विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज, जैसे कि वेलोसिटी, स्पीड, फोर्स, एक्सिलरेशन, मोमेंटम, इसके एग्जांपल मैंने आपको दिए थे। ठीक है, तो ये मैंने आपको फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी अभी तक। अब मैं यूनिट्स के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी आपको इस डिस्कशन से ये तो पता लग गया है कि बिना यूनिट के किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, जब तक आप शुगर के लिए 5 किलोग्राम नहीं बोलोगे, किलोग्राम शब्द नहीं लगाओगे या ग्राम शब्द नहीं लगाओगे, तब तक केवल 5 का कोई मीनिंग नहीं है ना। ठीक है, और यदि केवल किलोग्राम बोला या ग्राम बोला और उसके साथ न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लगाया, तब भी उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो यूनिट, विदाउट यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का कोई मीनिंग नहीं होता। इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो व्हाट इज यूनिट? इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया
यूनिट जो है एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकार किया गया स्टैंडर्ड है। किसके लिए? फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। कॉन्फ्रेंस हुई थी बेटा, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स एंड मेजरमेंट के ऊपर, और उस कॉन्फ्रेंस में डिसाइड किया गया कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज के ये यूनिट पूरे वर्ल्ड में लागू होंगे। एक्चुअली क्यों ज़रूरत पड़ी उस कॉन्फ्रेंस की? पहले क्या होता था कि अलग अलग देश में अलग अलग यूनिट हुआ करते थे, तो उससे ट्रेडिंग में प्रॉब्लम आ रही थी बेटा, उससे रिसर्च में प्रॉब्लम आ रही थी, उससे एजुकेशन में तो दिक्कत आ ही रही थी, इंडस्ट्रीज में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, ट्रेडिंग्स में व्यापार में दिक्कत आ रही थी। तो जब तक व्यापार नहीं बढ़ेगा आगे तब तक इकोनॉमी नहीं बढ़ेगी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इंटरनेशनल लेवल पर यह महसूस किया गया कि पूरे विश्व में जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ का सेम यूनिट होना चाहिए, और फाइनली इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी एसआई सिस्टम अडॉप्ट किया गया। लेकिन उस एसआई सिस्टम पर तो हम बाद में जाएंगे, पहले हम जानना चाहते हैं कि यूनिट का मीनिंग क्या है। तो यूनिट इज नथिंग बट इट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृत स्टैंडर्ड है उसे हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यूनिट। किसे कहते हैं? इट इज यूनिट इज एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो ये तीन वर्ड ध्यान रखना, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। यूनिट क्या होता है? इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो स्वीकृत स्टैंडर्ड है, किसके लिए? फॉर द मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए, उसे हम यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट की डेफिनेशन को आप ध्यान रखना। दो टाइप की यूनिट है जैसे जैसे मैंने आपको बताया फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की हैं। कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज बताई थी मैंने? फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज। अब जितनी टाइप की फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं यूनिट्स भी उतनी ही टाइप की होंगी। तो वैसे ही यूनिट्स भी कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की, फंडामेंटल यूनिट और डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट्स को हम बेस यूनिट भी कहते हैं। तो यदि आपको फंडामेंटल क्वांटिटी समझ में आ गया तो फंडामेंटल यूनिट समझ में आ जाएगा। तो फंडामेंटल यूनिट कौन से यूनिट है? यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट को हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं या बेस यूनिट्स कहते हैं। सो देखिए, दीज यूनिट्स, कौन से यूनिट? फंडामेंटल यूनिट्स की मैं बात कर रहा हूँ। दीज यूनिट्स कैन नॉट बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर। इसका मतलब ये भी इंडिपेंडेंट होता है। भाई सीधी सी बात है, जब फंडामेंटल क्वांटिटीज दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड नहीं करती, दूसरी क्वांटिटीज के साथ जब फंडामेंटल क्वांटिटीज का कोई रिलेशन नहीं है, जब फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज हैं, तो ऑब्वियसली फंडामेंटल यूनिट्स और बेस यूनिट्स भी तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होंगी। फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट्स भी तो किसी दूसरी यूनिट के साथ कोई रिलेशन नहीं रखेगी। फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट का भी किसी दूसरे क्वांटिटी पर, दूसरे यूनिट पर कोई डिपेंडेंस नहीं होगा। क्लियर? तो जो डेफिनेशन फंडामेंटल क्वांटिटीज का, वही डेफिनेशन किसके लिए लागू हो जाएगा? फंडामेंटल यूनिट्स के लिए लागू हो जाएगा। अब जैसे 7 फिजिकल क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको बताई थी, जब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो यूनिट भी कितनी हो जाएंगी? फंडामेंटल यूनिट 7। तो देयर आर 7 फंडामेंटल और बेसिक यूनिट्स। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 लेंथ। लेंथ जिसको मीटर में मेजर किया जाता है, जिसका सिंबल स्मॉल है, में ध्यान रखिएगा। दूसरा है मास। मास को किलोग्राम में मेजर किया जाता है, इसका सिंबल है स्मॉल के स्मॉल जी। ये कैपिटल के नहीं है, स्मॉल के स्मॉल जी। टाइम। टाइम का मेजरमेंट सेकंड में किया जाता है और इसका सिंबल है स्मॉल एस। ठीक है, या SEC। इलेक्ट्रिक करंट, इसका मेजरमेंट एम्पियर में किया जाता है, एम्पियर वैज्ञानिक का नाम है। और जब इसको यूनिट की फॉर्म में लिखते हैं तो स्मॉल ए आता है, पहला अक्षर स्मॉल आता है। और यदि सिंपली ए लिखना है तो कैपिटल ए लिख सकते हैं सिंबल के रूप में। ठीक है। थर्मोडाइनेमिक टेम्परेचर, यहाँ सिंपली टेम्परेचर कहूँ तो केल्विन। केल्विन वैज्ञानिक का नाम है, स्मॉल के। ठीक है, ये लेकिन सिंबल कैपिटल के आ जाएगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE, मोल। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है MOLE, मोल, और लेकिन इसका सिंबल क्या हो जाएगा? मोल, MOL। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है कैंडेला। ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होता है? कैंडेला, और इसका सिंबल क्या है? स्मॉल c, स्मॉल d। अब देखिए,
जो ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज द इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम। किसी सिस्टम के सब्सटेंस का अमाउंट होता है कौन? मोल। ठीक है, जिसमें कितने एलिमेंट्री एंटाइटीज होती हैं, पार्टिकल्स होते हैं जी, जितने की कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम। कितना कार्बन 12 का कितना वजन? कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में जितने पार्टिकल्स होते हैं उसे हम 1 मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मोल कहते हैं। ठीक है, तो क्या कहेंगे? द मोल इज अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस ऑफ ए सिस्टम विच कंटेन एज मेनी एलिमेंट्री एंटाइटीज और पार्टिकल्स एज देयर आर एटम्स इन। कितने एटम्स होते हैं जिसमें? जैसे कि कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम में, कार्बन 12 के कितने वजन में? कार्बन 12 के 0.012 किलोग्राम हिस्से में जितने एटम होते हैं उनको हम 1 मोल कहते हैं। क्या कहते हैं? मोल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं, नाम तो इसका मोल हो गया MOLE, नाम में तो E आएगा, लेकिन जब हम सिंबल की बात करेंगे तो सिंपली MOL आएगा, E हट जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो ये 7 फंडामेंटल यूनिट्स होगी। अब डिराइव्ड यूनिट्स की बात कर लेता हूँ। डिराइव्ड यूनिट्स मीन्स द यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम और ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। दीज यूनिट्स, कौन सी यूनिट्स? डिराइव्ड यूनिट्स। दीज यूनिट्स कैन बी डिराइव्ड और ऑब्टेन्ड फ्रॉम फंडामेंटल और बेस यूनिट्स। इन यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट्स से, डिराइव्ड यूनिट्स को हम फंडामेंटल यूनिट से क्या कर सकते हैं? डिराइव कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। कम से कम 2 फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव किया गया यूनिट डिराइव्ड यूनिट कहलाता है। दीज यूनिट्स आर एक्सप्रेस्ड एज कॉम्बिनेशन ऑफ बेस यूनिट। यानी फंडामेंटल यूनिट और बेस यूनिट का कॉम्बिनेशन होता है कौन? डिराइव्ड यूनिट। तो जिनको फंडामेंटल यूनिट की हेल्प से डिराइव किया जाता है वो डिराइव्ड यूनिट, सीधी सी बात है। जैसे मैं यहाँ पर एग्जांपल ले लेता हूँ, मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड यूनिट इज डिराइव्ड यूनिट। कैसे? ये मान लीजिए वेलोसिटी का यूनिट है। किसका है? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है यूनिट? मीटर। और टाइम का क्या होता है? सेकंड। अब मीटर और सेकंड कैसी है? फंडामेंटल यूनिट्स हैं। तो मीटर और सेकंड से फंडामेंटल, ये जो 2 फंडामेंटल यूनिट है मीटर और सेकंड, इससे मिलकर के बनाए वेलोसिटी का डिराइव्ड यूनिट मीटर पर सेकंड। बनाया या नहीं? वैसे ही एक्सिलरेशन का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, और एक्सिलरेशन को लिखते कैसे हैं? फॉर्मूला क्या होता है एक्सिलरेशन का? एक्सिलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये होता है ना। अब चेंज इन वेलोसिटी, ऊपर कौन है? वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकंड। और नीचे टाइम है तो सेकंड। तो क्या आ गया है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखना जरा यहाँ पर, मीटर कौन है? फंडामेंटल यूनिट है। सेकंड कौन है? फंडामेंटल यूनिट है। और ये सेकंड कौन है? फंडामेंटल यूनिट। तो फंडामेंटल यूनिट का यूज करके क्या निकाल लिया हमने? डिराइव्ड यूनिट निकाल लिया। जैसे न्यूटन होता है, न्यूटन किसका यूनिट है बेटा? फोर्स का यूनिट है, फोर्स। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सिलरेशन, मास इंटू एक्सिलरेशन। मास को लिखते हैं m और एक्सिलरेशन को लिखते हैं a और फोर्स को लिखते हैं f। अब मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। मास का यूनिट क्या होता है बेटा? किलोग्राम। और एक्सिलरेशन का अभी मैंने बताया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखना जरा, किलोग्राम इज ए बेस यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, मीटर इज ए बेस यूनिट और फंडामेंटल यूनिट, सेकंड इज ऑल्सो ए बेस और फंडामेंटल यूनिट। तो ये तीनों, किलोग्राम, मीटर और सेकंड, तीनों कैसी यूनिट है? फंडामेंटल यूनिट है। और इससे क्या डिराइव कर लिया? फोर्स का यूनिट डिराइव कर लिया। क्या? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिसको क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। ठीक है, न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं। तो इस तरीके से जो फोर्स का यूनिट है वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। फोर्स का यूनिट डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा, क्योंकि इसको फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से लिखा गया है। किसको? फोर्स को। तो फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से फोर्स का यूनिट निकलेगा। तो फोर्स का यूनिट डिराइव्ड यूनिट है, एक्सिलरेशन का यूनिट डिराइव्ड यूनिट है, वेलोसिटी का यूनिट डिराइव्ड यूनिट है। ऐसे ही और बहुत सारे क्वांटिटीज हो सकती हैं जिनके यूनिट डिराइव्ड यूनिट होते हैं। ठीक है, जैसे मोमेंटम की मैं बात करूं, मोमेंटम
मोमेंटम इज ए डिराइव्ड क्वांटिटी ना, मोमेंटम डिराइव्ड क्वांटिटी है, पी से लिखते हैं, और किसके बराबर होता है, मास इनटू वेलोसिटी। अब मास इनटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है या नहीं। तो मास का तो हो गया यूनिट किलोग्राम, और डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है। और टाइम, नीचे टाइम है, टाइम का क्या हो गया, सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये किसका यूनिट हो गया, मोमेंटम का डिराइव्ड यूनिट हो गया, कौन, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इस तरीके से हम डिराइव्ड यूनिट को निकाल सकते हैं यूजिंग फंडामेंटल यूनिट्स। तो डिराइव्ड यूनिट वे यूनिट्स हैं जिनको हम डिराइव करते हैं या ऑब्टेन करते हैं, किसकी हेल्प से, फंडामेंटल यूनिट्स की हेल्प से, ठीक है। चलिए अब थोड़ी सी मैं बात करता हूं आपसे, जो अभी मैंने आपको बताया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ध्यान रखना है जस्ट आपको। इन अर्लियर टाइम, पुराने समय में, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि पुराने समय में जो वैज्ञानिक थे या जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, व्यापार करने वाले लोग या रिसर्च करने वाले लोग जिन्हें साइंटिस्ट कहते हैं, ठीक है, या जब भी हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो अलग अलग कंट्रीज में, डिफरेंट कंट्रीज वर यूजिंग डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग यूनिट हुआ करता था, और उससे फिर एक दूसरे की लैंग्वेज को समझने में परेशानी आती थी, यानी ट्रेडिंग में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी और एक दूसरे को समझने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। इसलिए इंटरनेशनल सिस्टम लेवल पर यह महसूस हुआ कि पूरे विश्व में जो है एक सिस्टम होना चाहिए यूनिट्स का, जो पहले एक सिस्टम बनने से पहले, ऐसा ही सिस्टम बनने से पहले जो सिस्टम प्रचलन में थे, जो पहले अडॉप्ट किए जाते थे, उनमें पहला था सीजीएस सिस्टम। द सीजीएस, सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ध्यान रखिएगा। सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकंड। सी लेंथ को बताता है सेंटीमीटर, ग्राम मास को बताता है और एस टाइम को बताता है सेकंड। दूसरा सिस्टम था एफपीएस, जो कि ब्रिटिश सिस्टम कहलाता था, ब्रिटिश इसको फॉलो करता था, तो ये ब्रिटिश सिस्टम कहलाता था एफपीएस। एफ का मतलब फुट, ठीक है, लेंथ को यहाँ पर फुट में मेजर किया उन्होंने और वजन को पाउंड में मेजर किया, पी का मतलब पाउंड, और टाइम को उन्होंने सेकंड में ही मेजर किया। और एक सिस्टम था तीसरा एमकेएस सिस्टम। एम लेंथ को मीटर में मेजर करता है एमकेएस सिस्टम, और वजन को, मास को किलोग्राम में मेजर करता है और टाइम को सेकंड में मेजर करता है। बट एट प्रेजेंट वी फॉलो, अब लेकिन हम वर्तमान में क्या फॉलो करते हैं, एट प्रेजेंट वी फॉलो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम फॉर द मेजरमेंट। कैसा सिस्टम अडॉप्ट फॉलो करते हैं, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया जा चुका है, अडॉप्ट किया जा चुका है। कौन सा सिस्टम है, सिस्टम है इंटरनेशनल डी यूनिट्स, ठीक है। और इसका मतलब है फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। यहाँ लिखे इस तरीके से, सिस्टम है SYSTEME, ई के ऊपर इस तरीके से आपको ये थोड़ा सा हल्का सा मार्क करना है, इंटरनेशनले डी कॉमा यूनिट्स, यूनिट्स, ठीक है। या तो इस तरीके से लिखो या फिर फ्रेंच फॉर इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है, एसआई सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इसको डेवलप किया गया और किसने डेवलप किया, बहुत सारे देश लगभग इसमें बैठे, एंड इट वाज डेवलप्ड एंड रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस। कौन सी कॉन्फ्रेंस में, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजर्स इन 1971, ठीक है, फॉर इंटरनेशनल यूजेज इन साइंटिफिक, टेक्निकल, इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल वर्क। इंटरनेशनल सिस्टम फॉलो किया गया कि पूरे विश्व में साइंटिफिक क्षेत्र में, टेक्निकल क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में और कमर्शियल क्षेत्र में हम इसी एसआई सिस्टम को फॉलो करेंगे। और हमारी जो अब बुक्स हैं एनसीईआरटी की, वो सभी एसआई सिस्टम में ही लिखी हुई है, ठीक है। तो हमें यूनिट जब भी लिख के आनी है वो एसआई यूनिट लिख के आनी है, ठीक है। तो ये एसआई सिस्टम है जिसको आप फॉलो किया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अब कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज और उनके यूनिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, एसआई यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटीज मैंने आपको 7 बताई थी। लेंथ का एसआई नाम है, इंटरनेशनल लेवल पर इसको मेजर किया जाता है मीटर में और सिंबल है इसका एम। एसआई यूनिट जो है इसका मीटर है और सिंबल क्या है, स्मॉल एम।
मास का एसआई यूनिट है किलोग्राम और सिंबल है स्मॉल के स्मॉल जी। टाइम का एसआई यूनिट है सेकंड और सिंबल है स्मॉल एस। इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट है एम्पियर और इसका सिंबल है कैपिटल ए। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का नेम है यूनिट का एसआई यूनिट का नाम है इसका केल्विन और इसको लिखा जाता है कैपिटल के या स्मॉल के ELVIN। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस MOLE या फिर MOL स्मॉल लेटर्स में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला या फिर C और D, स्मॉल C स्मॉल D। ठीक है, कुछ सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी बताई थी उन्होंने, 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स बताई थी और उनके यूनिट्स बताए थे, एक तो प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। अब ये प्लेन एंगल का मतलब क्या है और सॉलिड एंगल का मतलब क्या है? देखिए, इस टाइप से जो एंगल बन रहा है ये सिंपल एक ट्राइंगल है और इस टाइप का जो ये एंगल बना इसको हम प्लेनर एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लेनर एंगल। लेकिन जब एक हम कॉन की बात करते हैं बेटा, कॉन स्ट्रक्चर जो होता है, इस टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है कॉन, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो यहाँ पर जो एंगल बनता है इसको हम सॉलिड एंगल कहते हैं। ठीक है, जो प्लेनर एंगल है, प्लेनर एंगल आप जानते हो, जैसे ये एंगल है, इसको मैंने बनाया प्लेनर एंगल, तो ये हो गया आपका आर्क और ये हो गया रेडियस और ये हो गया एंगल। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। आर्क मान लीजिए इसका ds है तो थीटा इज इक्वल टू ds अपॉन r हो गया। ये तो हो गया प्लेन एंगल। क्या हो गया ये? प्लेन एंगल, प्लेन एंगल। ठीक है, सॉलिड एंगल में ऐसे नहीं होता। सॉलिड एंगल में हम एरिया लेते हैं, ये ds एरिया होता है, आर्क नहीं होता। ये क्या होता है? एरिया होता है, एरिया होता है, ds लिख लो, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पर ये आर्क है, यहाँ पर क्या है? ये आर्क है। ठीक है, और ये ds क्या है? यहाँ पर एरिया है और ये रेडियस हो गया और ये एंगल थीटा ले लिया। तो यहाँ पर थीटा किसके बराबर हो जाएगा? सॉरी, थीटा से नहीं लिखेंगे सॉलिड एंगल को, सॉलिड एंगल को थीटा से हम नहीं लिखते हैं। दूसरा सिंबल है सॉलिड एंगल का। सॉलिड एंगल को हम जो सिंबल देते हैं वो है ये वाला ओमेगा, इस तरीके से लिखते हैं सॉलिड एंगल को। और ये बराबर होता है एरिया अपॉन r स्क्वायर, एरिया अपॉन r स्क्वायर, जिसकी वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करें तो 4 पाई आती है अप्रोक्सीमेटली। कितनी आती है? 4 पाई, ध्यान रखिएगा। तो ये रेडियन में हम मेजर करते हैं इसको। ठीक है, एंगल, प्लेन एंगल का यूनिट क्या है? रेडियन, जिसको स्मॉल r स्मॉल a स्मॉल d रेडियन RAD लिखा जाता है। सॉलिड एंगल का यूनिट है स्टेरेडियन, कैपिटल S स्मॉल r, स्टेरेडियन। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, इन चीज़ों को भी याद रखेंगे तब जाके काम चलेगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में मैंने आपको अभी तक फंडामेंटल क्वांटिटीज़, बेस क्वांटिटीज़ या फिर कहें डिराइव्ड क्वांटिटीज़ और फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स, देन SI सिस्टम, इसके बारे में बात की। नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे आगे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।